हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अस्थि शायरी। ठीक, अस्थि क्या है? हमारी बोन्स है। ठीक, अस्थियों में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें बोन्स का किसके हिसाब से? आयुर्वेद के हिसाब से, कि हमारे आचार्यों ने कैसे कैसे अस्थि को काउंट किया और उन्होंने कैसे उसको डिस्क्राइब किया। ठीक, अब इसमें एक चीज देखते हैं हम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में कितनी धातुएं हैं? 7 धातु हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? रस हो गया, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, लास्ट तक आपने सातों धातु पढ़ ली। अब जो हमारी कौन सी अस्थि धातु है? कौन सी धातु है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। अस्थि मतलब कि हमारी हो गई कौन सी? फिफ्थ धातु हो गई हमारी अस्थि। अब देखो, अगर अस्थि है हमारे पास, फिफ्थ धातु हो गई अस्थि। अस्थि के बाद क्या आया? मज्जा। अब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है धातु पोषण में भी, या फिर अभी आप आगे पढ़ोगे कि जो पहले वाली धातु होती है वो नेक्स्ट धातु का निर्माण करती है, नेक्स्ट धातु के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितनी अच्छी क्वालिटी इस पहले वाली धातु में होंगी, उतनी ही अच्छी हमारी क्या है? नेक्स्ट बोल दो या फिर उत्तर उत्तर धातु हमारी बनेंगी। तो अस्थि क्या है? हमारा मज्जा का फॉर्मेशन करती है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि अस्थि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मज्जा। अब अस्थि किससे बनी? अस्थि के पहले वाला पार्ट कौन सा था? रस, रक्त, मांस, मेद। तो इससे पहले वाली धातु कौन सी थी हमारी? मेद धातु थी। तो मेद धातु ने किसका फॉर्मेशन किया? अस्थि का फॉर्मेशन किया। इसके लिए भी आचार्यों ने क्या है? हमें श्लोक दिए हैं कि मेद से कैसे हमारी अस्थि का फॉर्मेशन होता है। तो वो मैं आपको एक बार बताती हूँ कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। देखो, जैसे आचार्य भाव प्रकाश ने बताया है, भाव प्रकाश में बताया गया है, मेदो यत स्वाग्निना पक्वम वायुना याति शोषितम तद अस्थि संज्ञाम लभते सा सारः सर्व विग्रहे। इन्होंने क्या बोला कि जो मेद है, मेद धातु का क्या होता है? स्वाग्नि, अपनी उष्णता से ही, अपनी जो उसकी खुद की उष्णता है उससे क्या है? मेद धातु का पाक होता है। किसके और किसका संयोग होता है? वायुना। वायुना मतलब वायु आदि जो है, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, इन सबका जब इसमें संयोग होता है तो उससे क्या हो जाता है? उसका शोषण होता है। किसका शोषण हो रहा है? मेद धातु का शोषण हो रहा है। और फिर इसमें क्या है? शोषण होने के बाद यानी कि सूख जाने के बाद ये क्या है? स्ट्रक्चर हार्ड बन जाता है, कठोर बन जाता है, कठिन बन जाता है। तब हम इसे क्या है? तद अस्थि संज्ञा था लव संज्ञा लभते, तब हम इसको क्या संज्ञा देते हैं? अस्थि। तब यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है? मेद को अस्थि कह दिया जाता है। सार सर्विग्रह, जो इसका सार भाग बचता है शोषण होने के बाद, उसे हम क्या बोल देते हैं? अस्थि बोल देते हैं। तो ये तो क्या इसको इन्होंने फॉर्मेशन बता दी कि कैसे मेद से हमारा अस्थि का फॉर्मेशन हो रहा है। अब पता लग गया कि अस्थि कैसे बना। अब अस्थि क्या है? बोन ही तो है, एट द एंड है तो ये बोन। ठीक है, अब बोन क्या है? आपको भी पता है बोन की इंपॉर्टेंस, आप ये पहले भी पढ़ के आए हो कि हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम क्या है? हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है। अगर हम उस स्केलेटन को निकाल दे, जस्ट जो मसल्स और वेसल्स बची, ये स्टैंड नहीं रह सकती। एक क्या है? मांस का ढेर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर अस्थि नहीं है तो आप ना खड़े हो सकते हो ना कुछ, बस एक मांस का ढेर रह जाएगा। तो अस्थि क्या है? हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, एक उसको प्रॉपर पोस्चर दे रही है, चलने में कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं हम, खड़े हैं, बैठे हैं, क्या है, उसको क्या है? ये सपोर्ट करती है। अस्थि क्या सबसे स्ट्रॉन्ग धातु बोली गई है, मतलब सबसे बेस्ट बोल दो आप, बेस्ट नहीं आप बोल दो, सबसे स्ट्रॉन्ग और कठिन क्या है? ये धातु है। जैसे कि हम जैसे क्या है, डेथ के बाद अगर किसी को मिट्टी में भी दबा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है? सारी धातुएं नष्ट हो गई, मांस मेद सब नष्ट हो गया, लेकिन अस्थि नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अस्थि इतनी कठोर, इतनी कठिन, सबसे हार्ड स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में बनाई गई है, जो क्या है? पूरे बॉडी का पोस्चर, पूरे बॉडी का वेट बैलेंस कर रही है, वेट मैनेजमेंट कर रही है, उसको हर तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। तो अस्थि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे सालों भी आप मिट्टी में दबा के रख दो या कहीं भी रख दो, वो डैमेज नहीं होती है। तो ये क्या हो गया? एक ब्रीफ इंट्रो हो गया किसका? अस्थि का। ठीक है, अस्थि। अब मैं इससे सबसे पहले बता दूं आपको कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अस्थि शारीर में बेसिकली 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक, इसमें क्या है? वो सिंपल या तो बोल देगा कि अस्थि शारीर का वर्णन करो, या फिर वो बोल देगा अस्थि के भेद बताते हुए अस्थि का वर्णन करो, या फिर अस्थि का 5 भौतिक संगठन बताओ, या पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कि 5 भौतिक संगठन बता दो, प्रकार बता दो, स्वरूप बता दो। इसमें मतलब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें 2-4 टॉपिक्स है, उसका स्वरूप, उसका 5 भौतिक संगठन और उसके भेद। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता। या फिर इसमें एक चीज आ जाती है, मतभेद। आचार्यों का क्या? मतभेद। ठीक है, मतभेद यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि किसी आचार्य ने 380 मान ली, किसी ने 360 मान ली, मॉडर्न वाले 206 मानते हैं। तो ये बोलते हैं कि उसमें क्या है, कैसे कैसे उसमें उसका मतभेद है, आचार्यों का मतभेद का भी वर्णन करो। तो ये 4 पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे और इन्हीं से क्या है? सिंपल क्वेश्चन बनता है। 10 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक, पर आपको क्या है? प्रिपेयर 10 का ही करोगे तो 5 का तो ऑब्वियसली खुद हो ही जाएगा प्रिपेयर।
अब हम इसका स्टार्ट करते हैं अस्थि निर्माण से, जो अभी हम पढ़ के भी आए हैं। सबसे पहले सिंपली आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में जो बताया है वो क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, आप क्रिया शारीर में धातुओं लिखोगे, उसमें सारी धातु पढ़नी है, तो आप ये श्लोक हर धातु में एडअप कर सकते हो। आपके एग्जाम पर्पज के लिए बताऊं तो आप क्या श्लोक से देखो क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ठीक है, आपका इम्पैक्ट अच्छा जाएगा कि बच्चे को श्लोक आता है। अगर रस धातु आ रही है, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र एक्स वाई जेड कोई सी भी धातु आ रही है, तो उसमें क्या है, आप ये श्लोक ऐड कर सकते हो। क्या है इसमें, रसाद रक्तम, और बहुत इजी है। रसाद रक्तम ततो मासम मासन मेधः ततो अस्थि च अस्थनो मज्जा ततः शुक्रम शुक्राद गर्भः प्रसादजा। इन्होंने क्या बोल दिया कि रस से किसकी उत्पत्ति हो रही है, रसाद रक्तम, रस से रक्त की उत्पत्ति हुई। ततो मासम, रक्त से मांस की हुई, मांस से किसकी हुई, मासान मेदः, मेद से किसकी हो गई, हमारी अस्थि की हो गई। अस्थनो मज्जा, और मज्जा से किसकी हो गई, हमारी शुक्र की उत्पत्ति हो गई। शुक्रात गर्भा प्रसादजा, और जो शुक्र का हमारा शुक्र भाग है, उससे क्या होता है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। जब शुक्र जाके किससे, शोणित से मिलता है, तो किसकी गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। अब इन्होंने क्या बोल दिया हमारा कि ऐसे करके यहाँ पे चेन है पूरा, कि एक धातु से दूसरी धातु बनती जाती है। रस से रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र, ऐसे करके हमारा क्या है, धातु का फॉर्मेशन हो गया। तो ये अस्थि निर्माण में हम ये वाला श्लोक लिख सकते हैं। फिर सेम जो अभी हम पढ़ के गए हैं कि मेदो यत् स्वग्निना पक्वम वायुना याति शोषितम तद अस्थि संज्ञा लभते सा सारा सर्व विग्रहे। यानी कि क्या है, जब मेद धातु का अपनी ही उष्णता से पाक होने लगता है, ठीक है, और क्या है, वायु आदि का उसमें संयोग होता है, तब क्या है, मेद धातु शोषण के द्वारा, शोषण होने के कारण कठिन हो जाती है, और उसे तब हम क्या कहते हैं, अस्थि संज्ञा दे देते हैं, तब उसे हम अस्थि बोलते हैं। अब देखो बोन्स की क्या है, मॉडर्न में तो आपको नाम याद है, क्या हो गया आपका, स्कैपुला, क्लेविकल, स्टर्नम, ये सब आपको नाम याद है। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, अस्थियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया 300 अस्थि हैं, तो आपको क्या है, वो 300 की 300 अस्थि याद नहीं करनी है, उनके नेम्स। जो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट नेम्स आएंगे मैं वो बता दूंगी, और जो श्लोक में अगर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो बोन से हमारी मेजर यूज होती हैं, उसमें क्या है, बस उनके नाम आपको याद रखने हैं। ज्यादा नाम के पीछे नहीं भागना, जो जो नाम आते रहेंगे वो आप याद करते चलना। ठीक है, फिर इसी का ना जो जैसे ये मेद का क्या है, निर्माण, अस्थि का निर्माण हो रहा है, इसके लिए आचार्य चरक ने भी एक श्लोक दिया है। वो क्या बोलते हैं, पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम संगाता स्व उष्मणा कृता खरतवम प्रकर उत्यस्ते जायते अस्थि ततो नरणाम। तो वहां क्या बोलते हैं कि जो हमारा क्या है, मेद धातु है, मेद धातु में क्या होने का, स्व ऊष्मणा, हाँ इन्होंने भी यही बोला है पर थोड़ा अलग तरीके से बोला, कि जो उसकी खुद की ऊष्मा है उससे क्या है, उसका पाक हो रहा है। और पृथ्वी अनिल, और क्या है हमारी, पृथ्वी अग्नि और अनिल का क्या हो रहा है, उसमें संघात हो रहा है, मतलब उनका क्या है, वो मिल रहे हैं उसमें, उनके कारण क्या होगा, इसका खरत्वम, वो खर हो जाएगा, खरता को प्राप्त हो जाएगा, और कठोर हो जाएगा। प्रकर उत्तस्ते जायते अस्थि ततो नृणाम, तब हम उसे क्या है, अस्थि, उससे क्या है, अस्थि का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब हम उसे अस्थि की संज्ञा दे देंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि क्या है, अपनी उष्मा से ही उसका पाक हो रहा है, पृथ्वी अनिल और अग्नि का क्या है, उसमें संघात हो रहा है, और वो इनका संघात होने के बाद खरता को प्राप्त हो रहा है। कौन, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, मेद की। तो मेद धातु में ये सब कुछ क्रिया होने के बाद जब वो खरब हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तब हम उसे क्या है, अस्थि की संख्या दे देंगे। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से इसके फॉर्मेशन वाला पॉइंट आ गया कि अस्थि की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ठीक, ये तो हो गया इसका उत्पत्ति। अब आ जाते हैं हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, षडांग की दृष्टि से अस्थि की संख्या। अब अस्थि का काउंट, अब मॉडर्न वाले तो सिंपली बोल देते हैं हमारे कि हमारी कितनी बोन्स है मैम, 206 बोन्स है। उन्होंने तो बता दिया, इतना तो पढ़ के आए हो ना आप लोग की 206 बोन्स है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। अब हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत ने बोला कि 300 बोन्स है, आचार्य चरक ने उससे भी ज्यादा बताया कि हमारे पास तो 360 बोन्स है। अब ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों आता है, सबसे पहले ये पॉइंट है कि बॉडी तो उस टाइम पे एक ही थी, शरीर उस टाइम पे एक ही था, ठीक है, सबने उसी में से काउंट किया, उस टाइम के मनुष्य कुछ अलग नहीं थे। ठीक है, 300 इन्होंने बता दी, 360 इन्होंने बता दी। सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ, फिर इन्होंने भी इतनी ज्यादा क्यों बताई वो देखेंगे। देखो आचार्य सुश्रुत मैंने बताया था क्या थे, ये सर्जन थे हमारे, और जो हमारे चरक थे वो फिजिशियन थे। एक ये पॉइंट आ जाता है, फिजिशियन तो क्या है, बाहर से बॉडी देख रहा है, तो उन्होंने अपने अंदाजे से जितनी उन्हें हार्ड स्ट्रक्चर्स दिखी, उन्होंने उतनी सबको क्या है, अस्थि काउंट कर लिया। उन्हें नेल दिखा, नेल बेड दिखा, टूथ दिखा, टूथ बेड दिखा, उन्होंने वो सब चीजें काउंट की। सुश्रुत क्या थे, सर्जन थे, उन्होंने थोड़ा सा क्या है, डीपली चीजों को स्टडी किया। उन्होंने क्या है, कुछ चीजें देखी कि चरक ने जिन चीजों को बिना देखे अस्थि मान लिया, सुश्रुत ने देखा कि वो अस्थि नहीं है। एक पॉइंट ये हो सकता है इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। अब अगर देखें तो इन दोनों का ही इतना ज्यादा काउंट क्यों है, तो एक पॉइंट इसमें आता है,
कि जो इन आचार्यों ने जो चीजें हमारी अभी हम पढ़ेंगे कि तरुण अस्थि इसमें होती है, जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स हैं, हमारा नोज हो गया, ईयर में हो गया, ठीक है, उन सबको भी क्या मान लिया, अस्थि मान लिया। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने क्या है, जो अस्थि के मल हैं, हमारे केश हो गया, नख हो गया, और जो हमारी और अदर जितनी भी हार्ड स्ट्रक्चर्स है उन्हें सबको अस्थि मान लिया। जो स्ट्रक्चर्स हमारी क्या है, बर्थ से पहले बहुत ज्यादा रहती हैं, फ्यूज बाद में होती हैं बर्थ के बाद, जैसे आप देख लो कॉकिक्स बोन है, वो क्या है, बर्थ के बाद फ्यूज हो रही है, फ्रंटल बोन हो गया, ऑसिपिटल बोन हो गया, उनमें क्या है, बर्थ के बाद फ्यूजन होता है। तो उस फ्यूजन से पहले वाले जितने पार्ट्स थे, इन्होंने क्या है, उनको भी बोन्स मान लिया, अलग अलग बोन्स मान लिया। अब रिब में आओ आप, रिब में क्या है, हमारा कोस्टल कार्टिलेज होता है, रिब के 3 पार्ट हो गए, कोस्टल कार्टिलेज हो गया, फेसेट हो गया, और एक हो गया बोनी पार्ट। इन्होंने बोनी पार्ट को ही ना काउंट करके उसके कार्टिलेज को भी और उसके फेसेट को भी, ये देखो रिब है ना, इसका जो ये वाला आगे का कार्टिलेजिनस पार्ट है जो स्टर्नम से ज्वाइन होता है, इन्होंने इसको भी बोन मान लिया, ये तो है ही बोन, और इसका जो फेसेट होता है इन्होंने इसको भी बोन मान लिया। तो ऐसे करके इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजों को भी बोन कंसीडर किया उस टाइम पे, तो इसीलिए इनका काउंट 300 था और इनका 360 रहा। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है, हमने मॉडर्न में क्या काउंट पढ़ते हैं, 206, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या है, षडंग शारीर के अनुसार देख रहे हैं ना, पर ये भी याद करना जरूरी है कि इन्होंने शाखाओं में मानी 120, मध्य शरीर में 117, और ग्रीवा के ऊपर इन्होंने यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में मानी इन्होंने 63। आचार्य चरक ने शाखाओं में मानी है 128 बोन्स, मध्य शरीर में 140, और ग्रीवा से ऊपर यानी हेड और नेक में हमारी मान ली इन्होंने 92 बोन्स, 92 अस्थि इन्होंने कंसीडर कर ली। ये तो पॉइंट हो गया हमारा क्या, षडांग की दृष्टि से अस्थियों की संख्या। इस पे भी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एकदम आ जाता है कि 300 अस्थियां किसने मानी है, 360 किस आचार्य ने मानी है। कंफ्यूजिंग हो जाता है उस टाइम पे अगर अच्छे से याद ना हो तो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, षडांग की दृष्टि से अस्थि संख्या। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके सिलेबस का, अस्थियों के भेद। अब अस्थि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, अस्थि के टाइप में श्लोक आता है किसका, भाव प्रकाश का, वो क्या बोलते हैं, शिर शंख कपालेशु तालु अंश प्रउत जानुषु कपालानी भवंती। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, एक इन्होंने अस्थि का टाइप हमें बता दिया। देखो, सबसे पहले इन्होंने कौन सी अस्थि बताई, कपाल अस्थि। अस्थि के यहाँ पे कितने भेद बताएंगे, 5 भेद बताएंगे टोटल, एक एक करके हम श्लोक में देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आ गई हमारी कपाल अस्थि, तो उसमें कौन कौन सी बता दी इन्होंने, शिर हो गया, शंख हो गया, कपाल हो गया, तालु हो गया, अंश हो गया, और जानु अस्थि हो गया। ये आपको क्या है, नाम अभी लग रहे होंगे मैम, शंख, कपाल, जानु क्या है ये। देखो, शिर तो हो गया हमारा हेड वाली स्कल की बोन्स हो गई, शंख हो गया हमारी टेम्पोरल बोन, कपाल यानी कि हमारी, कपाल वर्ड का मीनिंग होता है एक तरीके से, आयुर्वेद में बताया गया है कि जो क्या है, जैसे टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा नहीं होता, टूटे हुए मिट्टी के घड़े के जो पीस बन जाते हैं, उन पीसेस की तरह क्या है, जो ऐसी बोन दिखे उन्हें कपालस्थि है। अब जैसे स्कल की बोन देखोगे ना, अभी तो आपको वो ज्वाइंट दिख रहा है, जब आप उसका डाइसेक्शन करोगे, उसमें क्या है, स्कल की बोन्स के पार्ट्स होते हैं, टेम्पोरल हो गया, पेराइटल हो गया, तो उसके क्या है, पार्ट्स हैं, टुकड़े जुड़ जुड़ के वो क्या है, एक स्कल बना है पूरा। तो वो जो टुकड़े जब अलग होते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं जैसे क्या है, टूटे हुए मटके के टुकड़े हों। तो इसीलिए उन्हें क्या है, सिर के जितने भी बोन्स है यहाँ रखा है। अंश हो गया हमारा, ठीक है, तालु मतलब पैलेट हो गया, अंश हो गया हमारा क्या, स्कैपुला, और जानू हो गया हमारा पटेला बोन। नी ज्वाइंट में जो हमारी एक कैप लाइक बोन नहीं होती, वो उसे क्या बोल दिया हमने, क्या, जानू, यानी कि पटेला हो गई हमारी है। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, कपालस्थि के अंदर। नेक्स्ट है एशु, दंतेशु रोचकानी चा। नेक्स्ट अस्थि हो गई हमारी रोचक अस्थि, और रोचक अस्थि का एग्जाम्पल क्या है, दंतेशु यानी कि दांत, टीथ जो हो गए हमारे, वो क्या हो गए हमारे, रोचक अस्थि में आ गया। ये कौन सी हो गई हमारी, सेकेंड टाइप की अस्थि हो गई। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा अक्षिकोश, श्रुति घ्राण ग्रीवासु तरुणानी च हस्तपाद अंगुली तले कूचे चा मणिबंध के। अब इन्होंने कौन सी अस्थि दे दी, तरुण अस्थि। ठीक है, ये कौन सी हो गई हमारी, थर्ड टाइप ऑफ अस्थि, तरुण अस्थि। इसमें क्या क्या है, अक्षिकोश, अक्षिकोश मतलब जो हमारा क्या है, आई सॉकेट है, आई ऑर्बिट है, उसको भी देखो, मैंने कहा था ना, इन्होंने उन चीजों को भी अस्थि कंसीडर किया है जो एक्चुअल में अस्थि नहीं है, इन्होंने आई ऑर्बिट को। अभी देखना, श्रुति हो गया मतलब हमारा क्या है, जो ईयर कैविटी है उसको भी इन्होंने क्या है, जहाँ पे आपका क्या है, ये ईयर अपैरेटस है उसको भी यहाँ पे क्या मान लिया, अस्थि मान लिया, घ्राण मान लिया, यानी कि नेजल कैविटी को भी, ग्रीवासु, और इन्हें भी क्या मान लिया, सबको तरुण अस्थि मान लिया है, जो कि एक्चुअल में अस्थि नहीं है, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हस्त पाद अंगुली तले कूचे चा मणिबंध की बाहु जंगादुवै च अपि जानियात न लगाने तू।
नेक्स्ट आता है हमारा नलक आनीतु यानी कि नलक अस्थि। अब नलक अस्थि कौन सी होती है हमारी? नलक अस्थि मतलब जो हमारी लॉन्ग बोन्स है, ठीक है। नलक अस्थि कौन सी होगी? हमारी लॉन्ग बोन, जैसे हमारी फीमर हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, जो हमारी हाथ पैरों की बोन्स है वो सब क्या है? लॉन्ग बोन्स है। वो इन्होंने कौन सा है? फोर्थ टाइप बताया। क्या बताया? हस्तपाद अंगुली, यानी कि हाथों की पैरों की जो अंगुलियां भी हैं, जितनी भी उनकी बोन्स हैं, वो क्या है? हमारी नलक अस्थि है। कूर्चचा मणिबंध, कूर्च मणिबंध यानी कि हमारा जो यहाँ पे मणिबंध है, मणिबंध पे कूर्च होता है, ये हमने परिभाषा शारीर में पढ़ लिया है। वहां की भी जो बोन्स है वो भी क्या है? हमारी नलक अस्थि में आएंगी। बाहु यानी कि हमारी एक्सट्रीमिटीज की बोन, जंगाद्वय, ठीक है, जंगा की भी दोनों क्या है हमारी अस्थियां जो है वो किस में आएंगी? नलक अस्थि के अंदर हमारी आ जाती है। फिर नेक्स्ट आता है पाणियु पार्श्व युगे पृष्ठे वक्षो जठर पायुषु पादयोः वलयानि स्युः नलकानि ब्रवेदुना। हाँ, ये इन्होंने अब क्या बोल दिया? नेक्स्ट अस्थि आ गई फिफ्थ हमारी, वलय अस्थि, ठीक है। नेक्स्ट आ गई वलय अस्थि, तो उसमें क्या बोल रहे हैं? जो पानी की हो गई, पैरों की यानी कि पार्श्व हो गया, पृष्ठ की हो गई, वक्ष की हो गई, ये सब अस्थि किस में आ जाएंगी? हमारी वलय अस्थि के अंदर यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। एक सेकेंड। लास्ट वाली समझ में आ गई आपको? कहाँ तक हो गया हमारा? वलय अस्थि तक। वलय अस्थि कौन सी हो गई? पाणी पार्श्व मतलब पैरों की हो गई, पृष्ठ की हो गई। अब देखो पैरों की कौन सी? मैम पैरों की तो आपने लॉन्ग बोन्स में बता दी थी। तो पैरों की पाणियों मतलब पैर भी आ गए उसमें, हाथ भी आ गए, उसकी कौन सी बता दी? जैसे आपकी क्या है ये एक तरीके से वलय अस्थि हमारी होती है कर्व्ड बोन्स, कर्व जिनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। जैसे ये तो लॉन्ग बोन्स है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई बोन है, लॉन्ग बोन है, इसका स्पेसिफिक शेप है। पर जो कर्व्ड बोन है वो ऐसे हो सकती है, कैसे भी उसका शेप हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या है, अलग एक कैटेगरी में रखा गया वलय अस्थि में। जैसे आप हाथ में पढ़ोगे कार्पल्स होती हैं, पैरों में टार्सल्स हो गई आपकी, या फिर इन्होंने क्या बोला? पार्श्व, पार्श्व होती है हमारी रिब्स, रिब्स का कोई क्या शेप है? ये वाला शेप है, तो ये क्या हो गई हमारी? रिब्स भी इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट हो गया पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि बैक, बैक में कौन सी बोन है आपके? आपकी वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा का क्या है? आपका कुछ अलग ही शेप होता है, ठीक है। जैसे ये है, इसके स्पाइनस प्रोसेस है, तो वर्टिब्रा का क्या है? अलग शेप है। इसी को भी इसमें इन्होंने किस में रख दिया है? वलय अस्थि में रख दिया है। वक्ष हो गया आपका, जठर हो गया एब्डोमिनल रीजन मतलब, पायुसु यानी कि हो गया, पायु मतलब एनल रीजन की जो आपकी बोन्स है वो भी किसके अंदर आ गई हैं? आपकी वलय अस्थि के अंदर आ गई, क्योंकि इनका क्या है? स्पेसिफिक शेप नहीं है, कर्व शेप की है। तो हमने 5 प्रकार की अस्थि पढ़ ली। कौन कौन सी? कपाल हो गया, रुचक हो गया, तरुण अस्थि हो गया, नलक अस्थि और वलय अस्थि, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने। जैसे क्या है? कपाल अस्थि में सबसे पहले क्या है? शीर, शंख, कपाल, तालु, अंश और जानु, ये वाले एग्जाम्पल्स हो गए। रुचक अस्थि का एग्जाम्पल एक ही है, दंत हो गया, ठीक है। तरुण अस्थि में क्या एग्जाम्पल हो गया? अक्षिको, श्रुति, घ्राण, ग्रीवा, सु। फिर नेक्स्ट है हमारा नलक अस्थि, इसके क्या एग्जाम्पल थे? हस्त, पाद, अंगुली, तले कूर्चे, चा मणिबंध के, बाहु, जंगा, दुबय, च अपी जानेयात नलकानी तू। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा वलय अस्थि, उसमें क्या है? पाणियो पार्श्व युगे पृष्ठे वक्षो जठर पायुतु पादयो वलयानि स्यु नलकानि बुर्देरु। इसमें क्या है? आपको श्लोक याद नहीं करना, आप इसका एक चार्ट बनाओ। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, कौन सी ले लेते हैं हम? रुचक अस्थि ले ली, ठीक है, रुचक अस्थि ले ली, उसका एग्जाम्पल क्या है? दंत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने ले ली वलय अस्थि, उसका एग्जाम्पल क्या है? पृष्ठ हो गया, ठीक है, वक्ष हो गया। सिंपल आप इसे हिंदी में भी याद कर सकते हो, श्लोक याद करना कोई जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट श्लोक इसमें नहीं है। इसके बस आपको एग्जाम्पल्स के नाम याद होने चाहिए। एमसीक्यू में भी आ जाता है कि घ्राण लिख दिया उन्होंने, कौन सी अस्थि के अंदर आएगा, या फिर पृष्ठ लिख दिया, कौन सी अस्थि के अंदर आएगा? वलय, नलक, तरुण, कपाल, ठीक है। वो क्या है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी इससे बहुत इजीली बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा टॉपिक? अस्थि के भेद यहाँ तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट आता है पांच भौतिक स्वरूप या इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसका पांच भौतिक स्वरूप क्या है? आकाश इसमें मतलब पांच अब देखो हर चीज हमने पढ़ी थी, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे, ठीक है। तो इसमें क्या है? हर द्रव्य में क्या है? हर द्रव्य ही आता है, बॉडी का हर पार्ट पांच भौतिक से संगठन उसका है, ठीक है, पांच भौत से ही बना है।
अब वो कैसे-कैसे है ये देखते हैं हम। आकाश महाभूत से क्या है, इसमें खोखलापन या छिद्रमय भाग। अब हमें अस्थि पता है एक होलो पार्ट है, क्या है इसमें क्या है पोर्स होते हैं, इसीलिए तो इतना लाइट स्ट्रक्चर है। अगर इसमें पोर्स ना हो, वो पोरोसिटी ना हो, वो लाइटनेस ना हो, तो हमारा बॉडी बहुत हैवी हो जाएगा, हमें चल पाना भी मुश्किल हो जाएगा, बस हम सिर्फ लेट ही पाएँगे। ठीक है? तो इसीलिए क्या है इसमें खोखलापन है, जिससे क्या है उसमें एयर हो और उसमें क्या लाइटनेस आ जाए। वो किस महाभूत की वजह से है? आकाश महाभूत की वजह से है। वायु की वजह से क्या है, लघुत्वम है, रक्त आदि की गति जो उसमें ब्लड फ्लो होता रहता है, वो किसकी वजह से है? वायु महाभूत की वजह से है। जलीय अंश क्या है? अस्थि के अंतर्गत जो मज्जा है, मज्जा क्या एक तरीके से लिक्विड पार्ट ही है, तो वो क्या है हमारा जलीय भाग की वजह से। पृथ्वी यानी कि अस्थि का स्वरूप, जो उसकी हार्डनेस है, जो उसका एक स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो कौन से महाभूत की वजह से है? पृथ्वी महाभूत की वजह से है। अब इसमें एक महाभूत रहता है हमारा अग्नि, तो जो हमें पता है अस्थि में क्या है, बोन कह रही हूँ, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो जो वो रक्त का वहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? वो किसकी वजह से, कहीं भी कुछ फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके लिए हीट चाहिए ना कुछ भी बनाने के लिए। आप कुछ भी खा रहे हो, बना रहे हो तो आपको हीट चाहिए, ठीक है? अच्छा सा बनाने के लिए। तो अग्नि में भी रक्त बन रहा है, तो उसमें क्या है हमारा अग्नि चाहिए, वो किसकी वजह से है? अग्नि महाभूत की वजह से है। तो ये क्या हो गया, इसका यहाँ पे 5 भौतिक स्वरूप आ गया हमारा। इसमें क्या बोलते हैं, द बोन्स आर मेड ऑफ वेराइंग अमाउंट्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड अगर इसका मॉडर्न कंसेप्ट देखें तो द बोन्स आर मेड ऑफ वेराइंग अमाउंट्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड अ हार्ड क्रिस्टलाइन mineral called calcium apatite. ठीक है, a child's bones contain nearly two-thirds of the fibrous tissue, whereas the bones of an old man contain crystalline mineral called calcium apatite. ठीक है, इसीलिए क्या है बच्चों की क्या है बोन सॉफ्ट रहती हैं. A child's bone contain two-thirds mineral. It is easy to see why the child's bone may bend while the old men's are brittle bone. ठीक है, उनमें क्या होता है, ओल्ड मैन की बोन में कैल्शियम एपेटाइट होता है, जबकि क्या है उसमें बच्चों की बोन में ज्यादातर क्या होता है, टू थर्ड फाइब्रस टिश्यू ही होता है. ठीक. अब हमारे पास क्या हो गया, ये वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया कि अस्थि का 5 भौतिक संगठन क्या है। फिर इसमें क्या है, अस्थि धातु का मल एक पॉइंट आ जाता है, इसका एमसीक्यू भी बन जाता है कि अस्थि धातु के मल क्या-क्या हैं। आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि नख और रोम क्या है, किसके मल है, अस्थि धातु के मल है, और आचार्य चरक ने माना है कि केश और लोम किसके मल है, अस्थि धातु के मल है। अब नख और लोम को भी पहले इन्होंने क्या है, बोन्स में ही कंसीडर किया था। अब इन्हें, लेकिन मैम अगर ये बोन्स हैं, अगर ये हमारा ही टिश्यू है, तो हम इन्हें काट कैसे देते हैं, इनमें दर्द क्यों नहीं होता हमें? क्योंकि इन्होंने ही आचार्यों ने बोला कि यहाँ पे क्या है, नर्व टिश्यू की सप्लाई नहीं होती, इसीलिए क्या है हमें दर्द नहीं होता. ठीक है, नर्व टिश्यू या आप सिंपल बोल दो नर्व सप्लाई नहीं होती, इसीलिए क्या है इसको हम कट कर देते हैं इस पार्ट को. तो ये क्या होगा, इसके धातु के मल. सुश्रुत ने माना नख और रोम, चरक ने माना केश और लोम. तो यहाँ तक हमने क्या किया, अस्थि के सारे पॉइंट जो सिलेबस में थे वो सारे कवर कर लिए हैं. बहुत इनफ है, अगर 5 मार्क क्वेश्चन आ रहा है तब भी और 10 मार्क क्वेश्चन आ रहा है तब भी. ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने इसका फॉर्मेशन देख लिया कि अस्थि का निर्माण कैसे हो रहा है. इसमें आपको मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला श्लोक है, ये करने की जरूरत है. और इसमें से ये वाला नहीं, आप चरक वाला करना, वो आगे भी काम आएगा, ये वाला श्लोक. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है. इसमें हमने क्या देख लिया, या 5 भौतिक स्वरूप में भी इसको डाल सकते हो इस वाले श्लोक को. फिर षडांक की दृष्टि से इसकी संख्या क्या क्या है, आचार्य सुश्रुत ने 300 मानी है, चरक ने 360, और आधुनिक मत के अनुसार 206 है हमारी. ठीक है, फिर आगे अस्थि के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे अच्छे से मेहनत करना, इसको टेबल बना के ये वाले पॉइंट्स याद करना कि 5 प्रकार की अस्थि है, कपाल, रुचक, तरुण, नलक और वलय अस्थि हमारी. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, और अस्थि कैसे 5 भौतिक है, इसके मल क्या क्या हो गए. ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या है अस्थि शरीर को फिनिश कर लिया. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.